हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त 1947। ये वो पर्टिकुलर डेट है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। किससे? ब्रिटिश रूल से। किससे इंडिपेंडेंस मिली थी? ब्रिटिश रूल से। तो अगर हम सेलिब्रेशन की बात करें तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 74th इंडिपेंडेंस डे। कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? 74th इंडिपेंडेंस डे। हमें आजाद हुए कितने साल हो चुके हैं? 73 ईयर्स हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए। आजाद हुए हमें कितने साल हो गए? 73 ईयर्स। अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना क्यों पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण बने या क्या रीजन बने कि इंडिया में कोई और रूल करने आ गया? कितने लोग इंडिया में रूल करने आए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंडिया में रूलिंग अथॉरिटी बाहर से बन पाई, ये भी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी सोचना पड़ेगा कि इंडिया में अगर कोई रूल कर रहा है, अगर किसी अथॉरिटी के पास पावर आई तो उसके कारण, उसके रीजन क्या बने। तो ये सारी बातें आज की क्लास में करेंगे। इसलिए मेरी आज की स्पेशल क्लास जो रहेगी वो अबाउट इंडिपेंडेंस, अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, अबाउट द अथॉरिटीज इन इंडिया। तो डिफरेंट चीजों को कवर करेंगे और लास्ट में मैं बात करूंगा अपनी कंट्री की, इंडिया के बारे में। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम करते हैं कि भाई कहाँ से ये स्टार्ट होता है। मतलब फॉरेन इन्वेडर्स कहते हैं, जो लोग बाहर से इंडिया में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब बाहरी ताकत जब इंडिया में एंटर करने लगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबने पहली बार स्टार्ट किया है, तो सबकी शुरुआत वहां से होती है कि सब क्या करने आते हैं? एक दूसरे के पास ट्रेड करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। जो ये ट्रेड है, ये जो बिजनेस है, ये क्या कर देता है? ये आपके कंट्री का रूट ओपन कर देता है। क्या ओपन कर देता है? रूट ओपन कर देता है। अगर मैं रूट की बात करूं तो मैं कहता हूं सी रूट ओपन करता है, क्योंकि सी रूट पहला रास्ता था जब कोई एंटर कर सके इंडिया में। अगर इससे भी पहले की बात करें, मतलब सी रूट से भी पहले की बात करें, तो ट्रेड की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कहां से स्टार्ट होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास क्या था ट्रेड करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए उनके पास था क्या? उन्होंने शुरुआती तौर पर खोज करी कॉटन की। किसकी खोज करी? कॉटन की। तो कॉटन की शुरुआत, कॉटन की खोज पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हुई। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फ्यू सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जो स्टैब्लिश हो पाई। मेसोपोटामिया के बाद अगर कोई सिविलाइजेशन है जो स्टैब्लिश हो पाई, अच्छे से रूल कर पाई, जिनकी अपना एक खुद का एक सिस्टम था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो शुरुआती तौर पर भारत और पाकिस्तान के आसपास, अफगानिस्तान के आसपास स्टैब्लिश हुई। इंडस रिवर के किनारे, इंडस मतलब सिंधु नदी, तो इसके आसपास जो है ये सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई। इनके पास बिजनेस करने के लिए या ट्रेड करने के लिए था क्या? इनके पास था कॉटन। तो मेसोपोटामिया या इजिप्ट के साथ इन्होंने इसका ट्रेड करना शुरू करा, कॉटन का। तो यहां से दुनिया को एक रूट मिल गया, एक रास्ता मिल गया इंडिया में इन्वेजन का, मतलब इंडिया में आने का रास्ता इन्हें कहां से मिला? ये मिला थ्रू दिस रूट। कॉटन आ गया। उसके बाद की बात करते हैं आप। ये ट्रेड हो गया, ये बिजनेस हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने इंडिया पर अटैक किया। और वो कौन थे जिन्होंने अटैक किया? वो लोग थे जो वर्ल्ड वाइड यही काम कर रहे थे। दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में अटैक कर रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज में। अगर मैं इसमें बात करूं, पहले जो रूलर थे जो पहली बार इंडिया आए वो यूरोप से आए, वो थे एग्रीमेनस, पहले रूलर। दूसरे थे अलेक्जेंडर ने भी भारत पे हमला किया था, पोरस पे हमला किया था। इसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन में एक बार क्लास में ला चुका है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अलेक्जेंडर ने अटैक किया, फिर किया डायरमिस ने अटैक, और लास्ट में किया कैरप्रस ने अटैक। तो ये रूलिंग अथॉरिटी थी जो बाहर से इंडिया पे जिन लोगों ने उस पीरियड ऑफ टाइम में अटैक किया है, भारत पर हमला किया है और भारत का एरिया कवर करने की कोशिश करी। ये सारा एरिया सिंध का एरिया पड़ता है, सिंध के आसपास, सिंधु नदी के आसपास का एरिया। जिस टाइम अलेक्जेंडर ने हमला किया, शुरुआती तौर पे एग्रीमस ने, अलेक्जेंडर ने, डायरस ने, कैरप्रस ने, सबने हमला किया इंडिया में टू कवर द एरिया। और उनका ये रूलिंग, ये अथॉरिटी इन सब लोगों की
चलती आ रही थी, वो अटैक ही कर रहे थे। आगे चलते हैं, आगे इंडिया में अटैक करने की बात आती है तो हम वो मुस्लिम इन्वेडर्स को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर्स ने भी इंडिया पे रेगुलर हमले किए हैं। मुस्लिम इन्वेडर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया में एंटर करा, या फर्स्ट मुस्लिम टू एंटर इन इंडिया इज मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम इन्वेडर था जिसने इंडिया में अटैक किया। देन अगेन मोहम्मद गजनवी। इसके बाद कौन आया इंडिया में? मोहम्मद गजनवी। उसके बाद कौन आया इंडिया में? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ये तीन बड़े इन्वेडर्स हैं जो भारत में केवल किस लिए आए थे? केवल लूटने आए थे, और तीनों मुस्लिम इन्वेडर्स थे। और ये जब हम बात कर रहे हैं इट्स अराउंड 11th एंड 12th सेंचुरी, 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास के समय की बात चल रही है जब ये लोग इंडिया में आए। तो अगर हम पहले बात करें कि पहला मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया में एंटर हुआ वो था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद गजनवी, अगेन देन मोहम्मद गौरी। अब ये जो सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है, ये सिस्टम यहां से स्टैब्लिश नहीं हुआ, मोहम्मद बिन कासिम से स्टैब्लिश नहीं हुआ, मोहम्मद गजनवी से स्टैब्लिश नहीं हुआ, सिस्टम स्टैब्लिश हुआ मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी ने 2 लड़ाइयां लड़ी हैं, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। एक तो है बैटल ऑफ तराइन, 2 बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई हैं। तराइन के 2 युद्ध हैं, बैटल ऑफ तराइन 2 बार लड़ी गई है, 1191 में और 1192, मतलब 12वीं सेंचुरी के आसपास का समय है ये, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो बैटल ऑफ तराइन क्या शो करती है? बैटल ऑफ तराइन शो करती है कि पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरी बैटल में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उनके पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार जयदेव ने उनके साथ गद्दारी करी, उसकी वजह से उस बैटल में उनकी हार हो गई। यहां से जो सिस्टम स्टैब्लिश होता है कि मोहम्मद गौरी अपने साथ क्या लाया था, तो मोहम्मद गौरी लाया था अपने साथ स्लेव। क्या लेके आया था? स्लेव लेके आया था। तो स्लेव स्टैब्लिश, मतलब स्लेव होते हैं गुलाम। यहां से शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की। दिल्ली सल्तनत जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, गुलाम वंश, हिंदी में कहते हैं इसे गुलाम वंश, इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। और यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश करा स्लेव डायनेस्टी को। किसके स्लेव थे ये? तो ये स्लेव थे भाई मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी जब उम्र दराज हो गया तो वो यहां से चला गया इंडिया को छोड़ के। और वो कौन छोड़ गया? वो अपने स्लेव, अपने गुलाम इंडिया में छोड़ गया। तो मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया अपना यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट। और दिल्ली को क्या माना उसने? दिल्ली को माना अपना सेंटर पॉइंट, मतलब दिल्ली से रूलिंग अथॉरिटी चलाने का फैसला लिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो दिल्ली इज द सेंटर पॉइंट। तो यहां से रूलिंग अथॉरिटी स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी की। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी और आई, मतलब इनके अलावा खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए और उसके बाद लोधी आए। तो ये डायनेस्टी इंडिया में स्टैब्लिश होती चली गई। मतलब कहने का मतलब है कि मुस्लिम इन्वेडर्स जिसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने करी, वो इंडिया में बसने शुरू हो गए। उन्होंने अपना खुद का एक रूलिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। इनकी डायनेस्टी का अंत भी एक मुस्लिम डायनेस्टी नहीं करा, मतलब दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी लोधी। कौन सी डायनेस्टी थी? लोधी डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी थी या लास्ट वंश था किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत को खत्म करा 1526 में। किसने करा खत्म? मुगल एम्पायर ने। मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुई इंडिया में, मुगल स्टैब्लिश हो गए, मुगल वंश चल पड़ा। मुगल वंश की शुरुआत किसने करी? तो 1526 में एक युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये युद्ध ने ये बता दिया कि बाबर एक स्पेशल पावर लेके आया है, और वो स्पेशल चीज थी गन पाउडर। गन पाउडर लेके आया, इब्राहिम लोदी को इस वॉर में हराया, और बाबर ने स्टैब्लिश कर दी मुगल एम्पायर इंडिया में। तो हम कह सकते हैं बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर ने मुगल एम्पायर की शुरुआत करी है इंडिया में। बाबर के बाद पावर शिफ्ट होती है रेगुलर,
थोड़ा गैप आया है 1540 से लेकर 1555 तक। 1540 से 1555 तक का जो समय रहा है वो भारत में रहा है सूरी डायनेस्टी का। ये 15 साल का गैप आया है, किसके समय पे आया था? तो बाबर के बाद पावर मिली हुमायूं को, लेकिन सूरी शेरशाह सूरी ने उन्हें 2 बैटल्स में हराया है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, और उन्हें भारत छोड़ के भागना पड़ा। किसको? हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा। और जो भारत से चले गए, वो 15 साल का जो गैप है वो सूरी डायनेस्टी ने इंडिया पर रूल किया है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैंने शुरुआत करी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस टाइम मैं कहां पर हूं? मुगल एम्पायर पर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जब लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, जब वो हार गई तो बाबर ने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करा। लेकिन मुगल एम्पायर में भी 15 साल का गैप आता है। किसकी वजह से? शेरशाह सूरी की वजह से। किसको हराया शेरशाह सूरी ने? तो बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं को हराया किसने? शेरशाह सूरी ने। और ये 15 साल के लिए किसमें गैप आ गया? मुगल एम्पायर में गैप आ गया। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से मुगल एम्पायर पावर में आई, हुमायूं वापस लौट के आया। शेरशाह सूरी की जब तक डेथ हो गई थी, सिकंदर सूरी जो शेरशाह सूरी के पुत्र थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। उन्हें हराने के बाद हुमायूं ने दोबारा से मुगल एम्पायर को इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद उनके बेटे अकबर की बारी आई। इसी तरह रूलिंग अथॉरिटी किसकी चलती रही? इसी तरह रूलिंग अथॉरिटी चलती रही मुगल एम्पायर की। यहां पर मुगल एम्पायर से गलती हो गई। वो गलती क्या थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया में एंटर करने का मौका दे दिया, वरना मुगल एम्पायर अच्छी चल रही थी। अब जैसे ही उन्होंने मौका दिया तो वो समय था 1615 से लेकर 1618, 1615 से लेकर 1618 का समय चल रहा था जहांगीर का। अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो जहांगीर उस टाइम रूलर थे, और जहांगीर की कोर्ट में 3 साल के लिए 1615 से लेकर 1618 तक 2 अंग्रेज रुके। एक थे सर थॉमस रो, नाम ध्यान रखना, एग्जाम में नाम आ चुका है, ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ब्रिटिशर्स प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो आंसर है थॉमस रो। और इनके साथ जो आया था मैंने आपको बताया सी रूट था पहले, तो थॉमस रो के साथ कौन है? सर विलियम हॉकिंस। कौन आए? सर विलियम हॉकिंस। ये 2 बंदे थे जिन्होंने शुरुआत करी इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को स्टैब्लिश करने की। पहली बार इन लोगों ने ही परमिशन ली टू स्टैब्लिश फैक्ट्री और ट्रेड विद इंडिया। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो सी रूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे सर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस इंडिया में एंटर हुए, वो सी रूट खोज के किसने दिया? तो वो गलती हुई किससे? गलती इसलिए कह रहा हूं मैं कि इंडिया के लिए ये चीजें अगेंस्ट में हो गई, मतलब नुकसानदायक हो गई। तो 1498 में ये रूट ढूंढा था वास्को डिगामा ने। किसने ढूंढा? वास्को डिगामा, जो 1498 में इंडिया में एंटर हुए थ्रू द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट से जो कोची बे पड़ती है, यहां पर वो एंटर हो गए इंडिया में, और उन्होंने एक सी रूट भारत तक पहुंचने का एक रास्ता दुनिया को दिखा दिया, जिसका फायदा 1615 से लेकर 1618 का जो समय है, इसमें किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। 1498 में अगर मैं वास्को डिगामा की बात करूं तो वो एक पोर्टुगीज था, पुर्तगाल से आया था, तो उसे पोर्टुगीज कहा जाता है। पुर्तगाल से आया और वो इंडिया में छोड़ के नहीं गया। 1524 में उसकी डेथ भी कोची में ही हुई है, इंडिया में ही हो गई। तो वास्को डिगामा आया पुर्तगाल से, तो ये रूट यूरोपियन के लिए भी ओपन हो गया, मतलब यूरोपियन लोगों को भी आने का रास्ता इंडिया में मिल गया। इस रूट की वजह से ही थॉमस रो और सर विलियम हॉकिंस इंडिया में आ पाए। अगर मैं ये बात करता हूं आपसे 1615 से लेकर 1618 का जो समय है, इस टाइम ये जहांगीर की कोर्ट में 3 साल रहे और ये जहांगीर के ट्रस्ट वर्दी बन गए, मतलब जहांगीर के बहुत ज्यादा करीब आ गए। इन लोगों ने परमिशन ले ली। क्या परमिशन ली? परमिशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन सूरत। ये शुरुआत है। परमिशन टू स्टार्ट या एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन सूरत। एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन सूरत। ये बहुत बड़ी गलती हो गई जहांगीर से, उन्होंने इसे परमिशन दे दी सूरत में एस्टैब्लिश करने की। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आ गया है। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया।
तो सूरत में स्टैब्लिश करी। उसके बाद इन लोगों ने अपना प्रेसिडेंशियल एरिया बनाना शुरू कर दिया। वो प्रेसिडेंशियल एरिया किस तरह बनाया? वो ऐसे बनाया, कलकत्ता का एरिया इन्होंने कवर कर लिया क्योंकि वहां से इन्हें सी रूट मिलता था। सी रूट होना बहुत जरूरी है क्योंकि आने जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए सामान यहां से ले जाना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आने जाने का रास्ता हो। तो कलकत्ता प्रेसिडेंशियल एरिया बनाया इन्होंने, जो बड़ा एरिया इनके रीजन में आया, इनके कवर में आया, या कह सकते हैं बंगाल का एरिया। कलकत्ता तो इन्होंने सेंट्रल पॉइंट बनाया। एरिया किसका था? बंगाल का था। दूसरा एरिया बनाया इन्होंने बॉम्बे का, जो आज के समय का महाराष्ट्र है, और वो एरिया इन्होंने कवर कर लिया। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एरिया बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? दो राज्यों में, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो बॉम्बे का प्रेसिडेंशियल एरिया ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो इन्होंने कवर किया है वो किया है आपका मद्रास। तो ये तीनों सी रूट थे, तो ये तीनों प्रेसिडेंशियल एरिया बना लिए किसने? ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद उन्होंने एरिया कवर करना शुरू करा उड़ीसा का भी, क्योंकि वहां भी सी रूट मिल जाता है, तो ये एरिया भी उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। तो पहली बार ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन कहां पर मिली? उन्हें सूरत में मिली। और उन्होंने, कौन आया जहांगीर की कोर्ट में फर्स्ट ब्रिटिशर्स टू विजिट इंडिया? तो दो बंदे थे, थॉमस रो और सर विलियम हॉकिंस। इन दोनों ने परमिशन ली और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। अब बात करते हैं कि क्या ब्रिटिशर्स कोई रूलिंग अथॉरिटी इंडिया में लेके आए थे, क्या कोई स्पेशल पावर लेके आए थे? तो भाई शुरुआती तौर पर ये लोग केवल बिजनेस करने आए थे। क्या करने आए थे इंडिया में? केवल ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। 1600 में स्टैब्लिश हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेके आई थी? तो जहांगीर की कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस या ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट लेके आई थी। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि और किसी के पास ये अधिकार नहीं है, इनके पास ही ये अधिकार है। तो एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया, भारत में व्यापार करने का एक्सक्लूसिव राइट कौन लेके आया? ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई। उन्होंने इंडिया में ये सिस्टम स्टैब्लिश करने लगे। जैसे ही ये खबर फैली कि इंडिया में सी रूट मिल गया है, पहली बात। दूसरा, इंडिया में रिसोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल आप बिजनेस के लिए कर सकते हो, व्यापार के लिए। अगर हम छोटे स्तर पे बात करें, मसालों की बात करें, केवल मसालों की बात करें और ब्लैक पेपर की बात करें, काली मिर्च की बात करें, तो आज के समय पर ये हमें बहुत छोटी बात लग रही है ब्लैक पेपर, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी काली मिर्च। काली मिर्च की शुरुआत ही इंडिया से, केरला से उठाई गई और पूरे व्यापार में, मतलब पूरी दुनिया में फैलाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका व्यापार करना शुरू करा, लोगों को इसके टेस्ट का चस्का लग गया और ब्लैक पेपर का बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया। मैं छोटे स्तर पे बात कर रहा हूं, बहुत और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो इंडिया में उस टाइम प्रेजेंट थी। इन सब चीजों का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब लोगों को पता चलने लगा तो फ्रेंच लोग भी आने लगे इंडिया में, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई एक। तो ये भी स्टैब्लिशमेंट शुरू हो गए इंडिया में। फ्रेंच को पता चला तो डच लोग पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी, डच लोग भी भारत में आने शुरू हो गए, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बननी शुरू हो गई। तो अब क्या होगा? अब होगी आपस में लड़ाई, कौन बिजनेस करेगा? तो बिजनेस रहा किसका स्टैब्लिश? लंबे समय तक किसने बिजनेस करा? तो भाई लंबे समय तक बिजनेस करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके पास रूलिंग पावर थी। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा के रखा, उन्होंने अपने बिजनेस को पीछे नहीं होने दिया। फ्रेंच कल्चर हमें इंडिया में कहां देखने को मिलता है? तो फ्रेंच कल्चर आपको देखने को मिलेगा, अगर इंडिया की यूनियन टेरिटरी का नाम सुना होगा आपने, पौंडीचेरी में आपको फ्रेंच कल्चर आज भी देखने को मिलेगा। उनकी फूड हैबिट में आपको फ्रेंच कल्चर देखने को मिल जाएगा, उनके कल्चर में आपको, कस्टम्स में उनके आपको फ्रेंच कल्चर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंच प्रभाव हमारे यहाँ पौंडीचेरी में है। अगर मैं पोर्टुगीज की बात करूं, क्योंकि वास्को डी गामा भी इंडिया में आया था, तो पोर्टुगीज कल्चर आपको इंडिया में कहां देखने को मिलेगा? तो पोर्टुगीज कल्चर मिलेगा आपको देखने को गोवा में। ये हम बात कर रहे हैं कि किस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया में स्टैब्लिश होने शुरू हो गए। 1600 में स्टैब्लिश हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास एक्सक्लूसिव राइट था इंडिया और चाइना में ट्रेड करने का। इंडिया एंड चाइना दोनों में था, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। इंडिया और चाइना में दोनों में एक्सक्लूसिव राइट लेके आए थे। वो क्या करने का? ट्रेड करने का। इसके बाद इन लोगों ने इंडिया में सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। सिस्टम क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं जब ये रूल करने के बारे में सोचने लगे,
क्या होता है भाई सिस्टम? सिस्टम यही तो होता है जब इन लोगों ने सोचा कि अब हमें इंडिया में रूल करना चाहिए या रूलिंग अथॉरिटी हमारी स्टैब्लिश होनी चाहिए, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कानून बनाने शुरू कर दिए। उससे पहले इंडिया में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी हैं, मतलब कोई तो होगा इंडिया की तरफ से जो इनके रूलिंग अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो जिन्होंने आवाज उठाई उनसे इनके युद्ध हुए। तो ये दो इंपॉर्टेंट वॉर है, एक है 1757 बैटल ऑफ फलासी, फलासी का युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सराजुद्दौला, उसमें सराजुद्दौला की हार हुई। तो 1757 की बैटल ऑफ फलासी और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर। ये जो दो युद्ध हैं ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह अपने एम्पायर को या अपनी रूलिंग अथॉरिटी को इंडिया में स्टैब्लिश किया है। इन दो लड़ाइयों में दोनों में भारतीय खेमे की हार हुई है, मतलब जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस खेमे की हार हुई और ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। इसके अलावा ये लड़ाइयां लड़ी हैं ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियन, है ना, इसी तरह कंपेयर करेंगे हम ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियन। तो ये जो लड़ाई है ये भी क्या शो करती है? ये पावर शो करती है ब्रिटिशर्स की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लोग भी इंडिया में आने लगे थे। डच के साथ तो इन्होंने रिलेशन बना लिया, रिलेशन मतलब उनके साथ इन्होंने शादी और मैरिज का रिलेशन बना लिया, जिससे उन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी डच लोगों ने गिफ्ट ही कर दी। तो इन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी तो वैसे ही मिल गई गिफ्ट में, लेकिन 1760 में 1760 में इन द बैटल ऑफ हैंडी वॉश इन्होंने किसको हरा दिया? बैटल ऑफ हैंडी वॉश थी ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। इन लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया और फ्रेंच एम्पायर को इंडिया से बाहर कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी जो सुपर पावर थी, जो इनके पास पावर थी, इनकी आर्मी की पावर, इनके वेपन्स, इनके आर्म्स और एम्यूनिशन की पावर को शो किया। पहले इंडियंस को हराया और फिर फ्रेंच लोगों को भी हरा के इंडिया से बाहर कर दिया। अब पावर सीधी सीधी किसके हाथ में आ गई? अब पूरा कंट्रोल आने लगा था ब्रिटिशर्स के हाथ में। जब इनके हाथ में कंट्रोल आना शुरू हो गया तो उन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। सिस्टम होता है कि आगे कैसे काम करना है, सिंपल सी बात है। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है भाई कि आगे अब कैसे इंडिया में रूल किया जाएगा। तो 1773 वो साल था जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये पहला कानून है या पहला एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडिया में कोई कानून को स्टैब्लिश किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या खोल दिया? रेगुलेटिंग एक्ट ने यह बता दिया कि भाई इंडिया में रूल किया जा सकता है, उसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। और पहला कानून बनाया उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिशर्स को एक पास शो कर दिया। एक क्लास मेरी केवल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगी, उसमें मैं सारे एक्ट की बात करूंगा। आज आप इतने समझ लीजिए कि भारत में पहला कानून या पहला एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करा वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून ने ओपन कर दिया रास्ता, पाथ को ओपन कर दिया। जब पाथ ओपन हो गया तो इन्होंने रूलिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन अब तक रूल कौन कर रहा है? रूल अब तक कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रूल करने नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? दे आर कमिंग फॉर बिजनेस, ट्रेड। वो ट्रेड करने आए थे, वो बिजनेस करने आए थे, वो व्यापार करने आए थे, लेकिन उनके हाथ में रूलिंग अथॉरिटी वाली पावर दे दी गई। तो पहला जो एरिया था, जो बड़ा एरिया था, वो बंगाल था। तो बंगाल के एरिया के अंडर ही काम करते थे ये, किसमें? बॉम्बे में और मद्रास में। मतलब बड़ा एरिया था बंगाल, तो सारी पावर बंगाल की तरफ थी, मतलब सारे ऑफिसेज, सारा एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल से चलता था। वो अलग बात है कि 3 बड़े प्रेसिडेंशियल एरिया, उसमें 2 और थे, बॉम्बे और मद्रास। तो बंगाल के नीचे काम करते थे बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीनों एरिया बड़े हो जाते हैं, उस टाइम इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। आज बंगाल डिवाइड हो चुका है ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में।
ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन चुका है, वेस्ट बंगाल आसाम हमारे पास है, तो इसका डिवीजन हो चुका है, वो अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1773 की, इनके हाथ में रूलिंग अथॉरिटी आ गई, बंगाल का एरिया इन्होंने कवर कर लिया। जब बंगाल का एरिया कवर हो गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने पोजीशन बनानी शुरू कर दी। तो इन्होंने पहली पोजीशन बनाई फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल में गवर्नर नाम की पोस्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। गवर्नर होता है जो इंडिया में उस एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करेगा, जिसके हाथ में पावर दी गई, वो बने रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा हाथ था। रॉबर्ट क्लाइव एक जनरल थे आर्मी के, जो किसका हाथ था? उनका बैटल ऑफ फलासी में उनका बहुत बड़ा हाथ था ब्रिटिशर्स को जिताने में। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? पहले गवर्नर जनरल कौन बने? बंगाल के। तो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के, वो बने वॉरेन हेस्टिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। यहां से शुरुआत हो जाती है ब्रिटिश पॉलिसीज की इंडिया में, ये शुरुआत थी। उसके बाद धीरे 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 ब्रिटिशर्स का क्या होने लगा? ब्रिटिशर्स का एरिया बढ़ने लगा, जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो बढ़ने लगी। इंडिया के बड़े जो एरिया था उसको ये कवर करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो धीरे धीरे इनका एरिया बड़ा होता गया। तो इन्होंने एक पोजीशन का इंट्रोडक्शन करा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक सीमित थी वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गई। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक। अभी तक कौन रूल कर रहा है? अभी तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है, किसी तरह की पावर की शिफ्टिंग नहीं हुई है। विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें तो 1833 ये वो साल है जब विलियम बेंटिक इंडिया के गवर्नर जनरल बने। इसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? ब्रिटिश एम्पायर की पावर बढ़ने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ? 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। इस क्रांति ने अंग्रेजों को भी एक तरह से ये सिखा दिया कि इंडियंस आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर डोमिनेंस। भारतीय उनकी डोमिनेंस मतलब उनका जो एक छत्र राज है उसे अपनाने वाले नहीं है। 1857 की क्रांति किसके समय पे हुई? तो ये हुई लॉर्ड कैनिंग के समय पर। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उनके पास। जब क्राउन को पता चला, क्राउन किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिशर्स का कौन रूलिंग अथॉरिटी थी? क्राउन थी, मतलब क्वीन रूलिंग अथॉरिटी थी। तो उनको पता चला जब इंडिया में ऐसे ऐसे हो चुका है, 1857 की क्रांति हो चुकी है, तो उन्होंने लॉर्ड कैनिंग से पावर को छीन लिया और लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल से इस पोस्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया, फर्स्ट वॉइसरॉय बने। क्या बन गए वो? वॉइसरॉय। तो पोजीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वॉइसरॉय। तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे, और पहले वॉइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग बने, क्योंकि उनके समय पर क्या हो गया? उनके समय पर हो गई 1857 की क्रांति। तो लॉर्ड कैनिंग से पावर शिफ्ट कर दी गई और लॉर्ड कैनिंग की पावर दी गई, एक नई पोजीशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। क्या नाम दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सीधा सीधा कांटेक्ट करता था किससे? डायरेक्ट कांटेक्ट करता था क्राउन से। क्राउन मतलब क्वीन से। क्वीन से डायरेक्ट कांटेक्ट करता था कौन? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वॉइसरॉय किसको रिपोर्ट देता था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट देता था। यहां से रिपोर्ट की शिफ्टिंग शुरू हो गई, वॉइसरॉय से रिपोर्ट जाती थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। यहां पर क्या हुआ? अब हम कह सकते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली जाएगी, क्योंकि उनके समय पर एक रिवॉल्ट हो गई, 1857 की क्रांति। तो एक कानून आया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI की फुल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने किसको एबॉलिश कर दिया? इसने एबॉलिश कर दिया, इसने खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब रूल नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई और पावर किसने अपने पास शिफ्ट कर दी? अब पावर हो गई क्राउन के पास। तो इसको नाम दिया गया क्राउन रूल, मतलब अब जो रूल करेंगी वो क्वीन होंगी। तो क्राउन रूल कब से कब तक चला भारत में? तो 1858 से 1947, जब तक हमें आजादी नहीं मिली तब तक इंडिया में किसका रूल चला? तब तक चला क्राउन रूल का। अब ये जो क्राउन रूल था, इन्होंने अपनी पावर को दिखाया, बहुत जगह शो किया, इंडिया में डिवाइड एंड पॉलिसी यूज करी, इंडियन को डिवीजन किया और अपने रूल को लंबे समय तक चला पाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विश्व भर में आपको पता है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी 1914 से लेकर 1918, 1914 से लेकर 1918 पहली वर्ल्ड वॉर। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है आपकी
1939 से लेकर 1945 तक ये दोनों वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, पहली वर्ल्ड वॉर में डोमिनेंस रहे, ब्रिटिशर्स अपनी पावर दिखाई, विश्व स्तर पर अपनी पावर दिखाई और पहली वर्ल्ड वॉर में इनका अच्छा कब्जा रहा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ गए, उनकी पावर के अगेंस्ट कंट्रीज खड़ी होनी शुरू हो गई और उनसे पावर कम हो गई। यहां पर उनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स कमजोर पड़े हैं, इसका फायदा इंडिया को हुआ है, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस की शुरुआत यहीं से होती है। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो दिन आया जब भारत को इंडिपेंडेंस की बात उठने लगी कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 बिल पास हो गया। कौन सा बिल? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होते ही भारत को आजादी का रास्ता खुल गया। ये रास्ता खुलने के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 हमें आजादी मिल गई, डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें आजादी मिली तो इसका मतलब सिंपल ये है कि हमसे पहले एक आजादी की बात करते हैं हम, 14 अगस्त 1947 किसको आजादी मिली थी? वो था सेपरेट नेशन पाकिस्तान। तो हमसे एक दिन पहले किसको आजादी मिली? सेपरेट नेशन पाकिस्तान। हमें जो आजादी मिली है, हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है, वो किस शर्त पे मिली है? तो हमें आजादी ही इस शर्त पे मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा, प्लान ऑफ पार्टीशन, जिसके बारे में मैं अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको प्लान ऑफ पार्टीशन के बारे में पढ़ना है। तो प्लान ऑफ पार्टीशन के आने के बाद, या दूसरा नाम था उसका माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और हमारा आजादी का दिन आया 15 अगस्त 1947। ये आजादी के दिन ने हमें एक मौका दे दिया, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखनी थी, वो ये थी कि हमें क्या बनाना है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, संविधान बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेहनत या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम हमने आजादी से पहले ही शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 ये वो दिन है जब पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। संविधान बनाने की शुरुआत यहां से होती है। 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग होनी शुरू हो गई, जिसमें पावर थी कांग्रेस के पास, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल दल या बड़ी राजनीतिक दल कौन सी थी उस टाइम? कांग्रेस ही थी। तो हमें संविधान बनाने का एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन वो आया जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, संविधान बन के पूरा हो गया। तो हमने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जब हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया, जब हमारा संविधान बनकर पूरा हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमने इसको एनफोर्स किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कब किया? तो हमने एनफोर्स किया इसे 26 जनवरी 1950। ये वो डेट है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया या एनफोर्स कर दिया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में हमारी इंपॉर्टेंस नहीं भूल सकते। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट से तिरंगे को पहली बार लहराया, और ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। इस साल कोविड की वजह से कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, लेकिन हाँ, ये प्रथा अब तक चलती रहेगी और बाउम्र चलती रहेगी। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारे नेशनल फ्लैग की बात कर लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के बारे में अगर हम डिजाइनर की बात करें, किस बंदे ने इसको डिजाइन किया? तो डिजाइनर थे इसके पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश का ये बंदा जो कभी ब्रिटिश आर्मी का पार्ट था। गांधी जी के कहने पर इस बंदे ने एक ट्राई फ्लैग बनाया, और वो ट्राई फ्लैग पहली बार कब लहराया गया? तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई फ्लैग की शुरुआत, तिरंगे की शुरुआत होती है, पहली बार हुआ 1897। ये वो दिन था जब पहली बार नेशनल एंथम गाई गई, राष्ट्रीय गान गाया गया, नेशनल एंथम गाई गई। और एक दिन था 26 जनवरी 1930, जब ये कहा गया कि पहली बार तिरंगे को फहराया जाएगा, मतलब तिरंगे को लहराया जाएगा। और पहली बार ट्राई फ्लैग पिंगली वेंकैया का बनाया गया ट्राई फ्लैग 26 जनवरी 1930 को लहराया जाना था। उन्होंने इसी के लिए ये ट्राई फ्लैग बनाया था, लेकिन वो उसकी
सॉरी, उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो उसकी शुरुआत होती है 1929। लाहौर सेशन हुआ था किसका? लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का लाहौर सेशन हुआ। उसमें ये डिसाइड किया गया, किस चीज की डिमांड करी गई लाहौर सेशन में? डिमांड करी गई पूर्ण स्वराज्य। और पूर्ण स्वराज्य मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे हम ब्रिटिशर से। ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1929 की बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक प्री डेट डिसाइड कर ली जवाहरलाल नेहरू ने, 29 में सेशन किया, कह दिया 26 जनवरी 1930 को मैं भारत को आजादी दिला दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तैयारियां बहुत की गई, ट्राई फ्लैग बनाया गया, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा गया, लोगों को स्वराज की इंपॉर्टेंस समझाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 26 जनवरी 1930 को हमें आजादी तो नहीं मिली, इसलिए हमने संविधान को 2 महीने रोकना पड़ा, क्योंकि हमारा संविधान तो बनके कब कंप्लीट था? तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट था, इसलिए हमने 2 महीने रोका और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन तो कम से कम अप्लाई कर दिया, जब हमें आजादी नहीं मिली। ये बात हो गई हमारे नेशनल फ्लैग की। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करी, कॉन्स्टिट्यूशन किया, तो हमने अपना जो नेशनल फ्लैग है जो हमारा इस वक्त है उसे अडॉप्ट कब करा? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अडॉप्टेड ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया, मतलब अपना लिया। और नेशनल फ्लैग ऐसे का ऐसा ही अब हमारे पास है। नेशनल फ्लैग के अगर मैं रेशो की बात करूं तो 3:2 में नेशनल फ्लैग डिवाइड है। लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या है? 3:2। अब आप सबको पता है नेशनल फ्लैग के बारे में। आगे चलते हैं। जब हमें आजादी मिल गई, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, तो अब थोड़ी सी बात अपनी कंट्री के बारे में कर लेते हैं। आज का मेरा अगला टॉपिक है नो समथिंग अबाउट इंडिया। क्या है? समथिंग अबाउट इंडिया, देश के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करूं, तो 2 तरह से बात कर सकते हैं हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की। किस तरह से बात कर सकते हैं? ऐसे बात कर सकते हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, और दूसरी बात कर सकते हैं हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की दिशा में और नॉर्थ से साउथ की दिशा में हम बात कर सकते हैं। एक्सटेंट का मतलब ही क्या होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है कितनी लंबाई। इस तरह से आप इस तरह से सोचो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है? ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है। इस तरह से डिवीजन अगर हम सोचें इंडिया के बारे में, तो अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन की बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की बात करूं तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया पड़ता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। किसमें पड़ता है इंडिया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं अपने कॉन्टिनेंट की बात करूं तो कॉन्टिनेंट है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा? एशियन कॉन्टिनेंट है, जो दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। एशियन कॉन्टिनेंट में भी अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ते हैं साउथ एशिया में। कौन से पार्ट में पढ़ते हैं एशिया के? साउथ एशिया में। अगर मैं पर्टिकुलर डिग्री या एंगल की बात करूं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि हम किस एक्सटेंट में पढ़ते हैं, कितने एक्सटेंट ऑफ एंगल में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारी ईस्ट वाइज पोजीशन है। अगर मैं आपको नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में बताऊं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 38 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारी एक्सटेंशन है, ये हमारी इंडिया की एक्सटेंशन है, जो हमारी एक्सटेंशन है डिग्री में। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अगर मैं अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करूं, जो इंडिया के नेबर्स हैं, तो कौन कौन नेबर्स हैं हमारे? तो हमारे नेबर्स इस वक्त कौन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की कौन कौन सी हैं? तो नेबरिंग कंट्री है हमारी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल के बाद आता है आपका भूटान के बाद अफगानिस्तान, म्यांमार। ये सब हमारे क्या हैं?
श्रीलंका, ये सब हमारे नेबर्स हैं। ये सारे कौन है? ये हमारे नेबर्स हैं। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज हमारी क्या है? नेबर हैं। इसमें ये दो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा क्या है? सी बॉर्डर है। क्या है? म्यांमार और श्रीलंका के साथ सी बॉर्डर है। अगर मैं इनकी बात करूं, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक, तो इनके साथ हमारा क्या है? इनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर है। इनके साथ हमारा क्या है? लैंड बॉर्डर है। अगर मैं पर्टिकुलर अफगानिस्तान की बात करूं आपके साथ, तो पीओके के रीजन की वजह से हमारी डायरेक्ट बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान से अब नहीं रही, वरना पहले डायरेक्ट बॉर्डर लाइन थी जिसका नाम था ड्यूरेंट लाइन। क्या नाम था? ड्यूरेंट लाइन थी बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। लेकिन आज के समय में ये लाइन किस में बन गई? ये बन गई बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। शुरुआत में ये थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये हमारे क्या हो गई? ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। इसमें सबसे लंबा लैंड बॉर्डर हमारा किसके साथ है? तो सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करूं, तो इनके बीच में है मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में? मैकमोहन लाइन। अगर मैं पाकिस्तान के साथ बात करूं, तो पाकिस्तान के साथ है हमारी रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है पाकिस्तान के साथ? रेड क्लिफ लाइन। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये इंडिया के बारे में है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इंडिया के एरिया वाइज सोचने लगूं कि इंडिया कितना बड़ा है, तो दुनिया में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में। दुनिया में 7वें नंबर पर है भारत एरिया वाइज। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया एरिया में। दूसरे नंबर पे है कनाडा एरिया वाइज, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा एक्सटेंशन है एरिया वाइज। हम कौन से नंबर पे आते हैं एरिया वाइज? एरिया वाइज आते हैं हम 7वें नंबर पर। पॉपुलेशन वाइज अगर हम सोचने लगे, जनसंख्या के अनुसार अगर हम सोचने लगे, ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। अगर पॉपुलेशन वाइज सोचें, तो चाइना के जस्ट नीचे है इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि चाइना से दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है यूएसए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि एरिया वाइज वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और पॉपुलेशन वाइज वी आर 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, तो इंडिया में जो सबसे बड़ी स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, वो है आपका राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। एरिया में सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट स्टेट की, लेकिन पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य की बात करूं, तो पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा राज्य बनेगा वो बनेगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। अगर मैं एरिया वाइज सबसे छोटे स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करूं, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य पड़ेगा, ये होगा आपका गोवा। सबसे छोटा राज्य है गोवा एरिया वाइज, सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। अगर मैं स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करूं, पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका सिक्किम। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूं, कोस्टल होता है समुद्र तट से घिरा हुआ हिस्सा। कोस्टल एरिया किसका सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा समुद्र तट से घिरा हुआ हिस्सा है गुजरात के पास। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसके पास है? गुजरात के पास है। अगर मैं फॉरेस्ट एरिया की बात करूं, जंगली क्षेत्र की बात करूं, तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश के पास। किसके पास? मध्य प्रदेश के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अपनी कंट्री के बारे में आपको कम से कम पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि अगर मैं फर्दर इस चीज के बारे में सोचूं, अपनी कंट्री के बारे में सोचूं, तो मेरे को ये समझ में आता है कि मेरे यहाँ बहुत सारी यूनेस्को साइट्स हैं। यूनेस्को साइट होती हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक संगठन बना रखा है जिसको नाम दिया उन्होंने यूनेस्को।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है। इन लोगों ने इंडिया में बहुत सारी साइट्स को इंपॉर्टेंस दी है, तो इंडिया में बहुत सारी साइट्स की इंपॉर्टेंस है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हमारे यहाँ ताजमहल है जो आगरा में है, जो एक यूनेस्को साइट है, जो उसके बारे में आप सबको पता होगा। अगला है हमारे यहाँ 3 तरह की केव्स हैं। केव्स मतलब क्या होती हैं, मतलब जैसे अजंता केव्स, पहले मैं लिख देता हूं नाम, एलोरा केव्स, गुफाएं होती हैं केव्स। केव्स का मतलब क्या होता है, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। ये एग्जाम में आ जाता है, ये कहां पर है, ये तीनों की तीनों केव्स महाराष्ट्र में हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। अगली बात करते हैं, अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो भीमबटका केव्स हैं। भीमबटका केव्स कहाँ पड़ती हैं, भीमबटका केव्स पड़ती हैं आपकी मध्य प्रदेश में। ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यूनेस्को साइट के बारे में भी मैं एक क्लास स्पेशली बनाऊंगा। आज मैंने आपको जो बताया है, मैंने आज पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक क्लास में बताने की कोशिश करी है। इन सबको डीपली हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे था तो मैंने ये स्पेशल क्लास रखी इंडिया के बारे में। मुझे लगता है सबको अच्छा लगा होगा इस क्लास में पढ़ के, इंडिया के बारे में जानने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। रेगुलर वीडियोस देखिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन एट द बेस्ट रहेगी। थैंक यू वेरी मच।